सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन करो कि तुमने गलती से एक बहुत गर्म पैन छू लिया। एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में तुम्हारा हाथ एकदम पीछे जर्क करता है, बिल्कुल बिना सोचे। हाँ, लाइक तुमने कॉन्शियस लेवल पर सोचा तक नहीं। तो तुम्हारी बॉडी ने उस डेंजर को कैसे प्रोसेस किया या सिग्नल कैसे भेजा और पेन रजिस्टर होने से पहले ही तुम्हारे मसल्स को मूव कैसे कर दिया। यही तो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है ना? तो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू टुडेज डीप डाइव। आज के इस सेशन में हम यही समझेंगे कि कैसे तुम्हारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम हर सेकंड तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करता है बिना तुम्हें रियलाइज हुए। और यही इस कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी मास्टरी है। हमारी बॉडी की जो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है ना, वो स्मूथली तभी चल सकती है जब हर एक ऑर्गन प्रॉपर्ली सिंक में काम करे। राइट। इस सिंक को मेंटेन करने के लिए बॉडी मेनली दो सिस्टम्स पर रिलाई करती है। एक है न्यूरल सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही हमें एक्चुअली जिंदा रखता है। अच्छा, अगर मैं इसको ना एक बहुत सिंपल ले पर्सन टर्म में विजुअलाइज करूं तो मुझे लगता है कि न्यूरल सिस्टम एक फास्ट टेक्स्ट मैसेज की तरह बिहेव करता है। हाँ, गुड एनालॉजी। लाइक तुमने सेंड प्रेस किया और डायरेक्टली इंस्टेंटली मैसेज डिलीवर हो गया। क्विक और रैपिड लेकिन शॉर्ट लास्टिंग। दूसरी तरफ जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो एक फिजिकल लेटर की तरह है। एग्जैक्टली, जिसको ट्रैवल करने में टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सो इट्स स्लो, लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी पर काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। सही बात है। अब उस टेक्स्ट मैसेज को इंस्टेंटली डिलीवर करने के लिए बॉडी को एक डेडिकेटेड वायरिंग नेटवर्क चाहिए होता है। वायर्स चाहिए ऑब्वियसली। राइट। तो न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और इस नेटवर्क के जो एक्चुअल वायर्स है ना, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन हमारे न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को माइक्रो लेवल पर ब्रेक डाउन करें तो कैसा दिखेगा? तो इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं। इसमें टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, पर एक स्पेशल फीचर होता है। कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज होती हैं, राइट? हाँ, जिन्हें निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन आई थिंक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि वो एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के डेंस क्लस्टर्स होते हैं। एम आई राइट? तुम बिल्कुल सही हो। वही इनका एक्चुअल केमिकल मेकअप है। अब इस सेल बॉडी से ना कुछ शॉर्ट हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स बाहर निकलते हैं। इन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं। अच्छा, इनमें भी निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं क्या? हाँ, इन डेंड्रॉइड्स में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। और इन डेंड्रॉइड्स का सोल पर्पस है आसपास के एनवायरनमेंट या दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव करना और उन्हें सेल बॉडी की तरफ लाना। मतलब अंदर की तरफ। एग्जैक्टली। क्योंकि सिग्नल अंदर की तरफ आ रहा है तो इस प्रोसेस को एफरेंट प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर सिग्नल सेल बॉडी तक आ गया तो सिग्नल को आगे ले जाने का काम तीसरा पार्ट करता होगा, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। राइट। ये बेसिकली एक लॉन्ग नर्व फाइबर है जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, मतलब इफरेंट प्रोसेस। और मैंने पढ़ा है कि एक्सॉन के एंड में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। बिल्कुल सही। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या हमारे पूरी बॉडी में एक ही स्टैंडर्ड डिजाइन के न्यूरॉन्स फिट किए गए हैं? नहीं, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूरॉन्स अडेप्ट करते हैं। एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पर उन्हें मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके। सबसे कॉमन है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इनमें एक एक्सॉन और 2 या उससे ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पूरा इन्हीं मल्टीपोलर न्यूरॉन से भरा पड़ा है। और बाकी 2 कौन से हैं? फिर आते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। ये काफी स्पेसिफिक जगह मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों की रेटिना में। ओह, रेटिना में। अच्छा। और तीसरे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इनमें सेल बॉडी के साथ सिर्फ एक एक्सॉन अटैच्ड होता है, लाइक डेंड्राइट्स पूरी तरह मिसिंग होते हैं। वेट, बिना डेंड्राइट्स के ये कहाँ मिलते हैं? ये मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होते हैं। ओके, तो वायर्स का लॉजिक तो क्लियर हो गया। पर जैसे हमारे घरों में वायर्स के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है इंसुलेशन के लिए, वैसे ही न्यूरल टिश्यू में भी तो कुछ सपोर्ट सिस्टम होता होगा। बिल्कुल होता है। उन्हें हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। तुम्हें पता है, न्यूरल टिश्यू का हाफ से ज्यादा वॉल्यूम न्यूरोग्लिया ही ऑक्यूपाई करते हैं।
ओह वाह, हाफ से ज्यादा। हाँ, और इसमें सबसे क्रूशल रोल प्ले करते हैं श्वान सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस में श्वान सेल्स एक्सॉन के चारों तरफ लिपटकर एक इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं, जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली इस लिपिड रिच लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के अंदर सेम इंसुलेटिंग फंक्शन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस इंसुलेशन में एक कैच है, मैंने पढ़ा था। माइलिन शीथ कंटिन्यूअस पाइप की तरह नहीं होती ना? सही पकड़ा, उसमें बीच बीच में बेयर गैप्स होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। वेट, आई हैव अ फंडामेंटल क्वेश्चन हियर। अगर माइलिन शीथ सिग्नल को लीक होने से रोकती है और उसकी वजह से सिग्नल एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड पर डायरेक्ट जंप करता है, जैसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। हाँ, और इससे सिग्नल 20 गुना फास्टर ट्रैवल करता है, तो हमारे सारे न्यूरॉन्स माइलिनेटेड क्यों नहीं होते? आई मीन, बॉडी को कभी भी स्लो वायर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर इवोल्यूशन और एनर्जी एफिशिएंसी में छुपा है। कैसे? देखो, माइलिन शीथ को बिल्ड करना और मेंटेन करना बॉडी के लिए हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये फिजिकली स्पेस भी ज्यादा लेती है। अच्छा, तो कॉस्ट ज्यादा है इसका। बिल्कुल। तो बॉडी एक स्मार्ट ट्रेड ऑफ करती है। जो सिग्नल्स लंबे डिस्टेंस तक जाने हैं और जिन्हें फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीसेकंड में पहुंचना है, जैसे मसल मूवमेंट या पेन रिफ्लेक्स, वहां माइलिनेटेड न्यूरॉन्स यूज होते हैं। मेक्स सेंस। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। एनर्जी कंजर्वेशन। तो वायर का डिजाइन हमें समझ आ गया, बट लेट्स अनपैक द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी। ये टेक्स्ट मैसेज या नर्व इम्पल्स एग्जैक्टली जनरेट कैसे होता है? मतलब करंट दौड़ता कैसे है? इसे विजुलाइज करने के लिए हमें न्यूरॉन को उसकी रेस्टिंग स्टेज में देखना होगा, जब वो कोई सिग्नल कंडक्ट नहीं कर रहा। ओके, रेस्टिंग स्टेज। उस टाइम एक्सोनल मेम्ब्रेन की एक अजीब प्रॉपर्टी होती है। ये पोटेशियम आयंस यानी K+ के लिए काफी परमेबल होती है, लेकिन सोडियम आयंस यानी Na+ और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है। ओह, मतलब पोटेशियम अंदर बाहर जा सकता है पर सोडियम नहीं। सही कहा। इस अनइक्वल परमिएबिलिटी का नतीजा ये होता है कि एक्सॉन के अंदर K+ और नेगेटिव प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं, और बाहर वाले फ्लूइड में Na+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली। इस पोलराइज्ड स्टेट को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो जनरली -70 मिलीवोल्ट्स के आसपास मेजर होता है। बिल्कुल। इस स्टेज को मैं ना स्टूडेंट्स को एक कॉलेज फेस्ट की ट्रिक से विजुअलाइज करवाता हूँ। इमेजिन करो, एक कॉलेज की बिल्डिंग है जिसमें फेस्ट होने वाला है। ओके। पोटेशियम यानी K+ लड़कियां हैं जो ऑलरेडी कॉलेज के अंदर हैं, और सोडियम यानी Na+ लड़के हैं जो कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। अभी गेट कंप्लीटली बंद है। ये हमारी रेस्टिंग स्टेज है। आई लव दिस एनालॉजी। अब जब एक्चुअल में कोई इवेंट होता है, यानी स्टिम्युलस मिलता है, तब क्या होता है? जैसे ही स्टिमुलस ट्रिगर होता है, यानी फेस्ट शुरू होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेम्ब्रेन अचानक Na+ के लिए परमिएबल हो जाती है, गेट्स खुल जाते हैं। ओह, मतलब लड़कों की एंट्री शुरू। हाँ, क्योंकि बाहर Na+ बहुत ज्यादा था, वो फोर्स के साथ सेल के अंदर रश करता है। इसे इनफ्लक्स कहते हैं। स्टोरी में सारे लड़के तेजी से कॉलेज के अंदर भागते हैं। अच्छा। अब क्योंकि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, मेम्ब्रेन का इंटरनल नेगेटिव चार्ज अचानक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस पोलैरिटी के रिवर्स होने को डीपोलराइजेशन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का जो अचानक चेंज आया, वही एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स है, जो आई थिंक +30 मिलीवोल्ट्स तक शूट अप करता है। प्रिसाइजली। लेकिन ये स्टेट मिलीसेकंड्स ही लास्ट करती है। फिर क्या होता है? जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ता है, नाइट्रियम+ के चैनल्स बंद हो जाते हैं और K+ के चैनल्स खुल जाते हैं। K+ सेल से बाहर निकलने लगता है और अंदर वापस नेगेटिव चार्ज रिस्टोर हो जाता है, जिसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। हाँ, और स्टोरी के हिसाब से प्रिंसिपल को गुस्सा आया, उन्होंने लड़कों की एंट्री बंद कर दी और रूल्स फॉलो करने के लिए सारी लड़कियों को यानी K+ को कॉलेज से बाहर भेज दिया। अंदर वापस नेगेटिव माहौल बन गया। लेकिन एक मिनट, हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। क्या प्रॉब्लम? चार्ज भले ही वापस नेगेटिव हो गया हो, पर आयंस की पोजीशन तो कंप्लीटली उल्टी हो चुकी है। लड़के अंदर फंस गए और लड़कियां बाहर रह गईं। अगर नेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज आएगा तो वो प्रोसेस कैसे होगा? इसे वापस नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में कैसे लाएंगे? उस कंडीशन को फिक्स करने के लिए मेम्ब्रेन के पास एक मॉलिक्यूलर मशीन होती है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ओके।
ये पंप उन आयंस को फोर्सफुली उनकी ओरिजिनल जगह पर वापस भेजता है। और इसे याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल निमोनिक है, नोकिया 321। Wait, Nokia 321. Let me decode this. Na out, K in और ATP used. बिल्कुल सही। मतलब ये पंप 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को वापस सेल के अंदर लाता है। और क्योंकि ये आयंस को उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फोर्स कर रहा है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसमें ATP यूज होता है। एकदम परफेक्ट डिडक्शन। यही पंप इंश्योर करता है कि न्यूरॉन अगले सिग्नल को फायर करने के लिए हमेशा रेडी रहे। You know, I just realized something crazy. मतलब हम जो रोज खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन माइक्रोस्कोपिक पंप्स को कंटिन्यूअसली चलाने में बर्न होता है। हाँ, ताकि सिस्टम्स रेडी रहें। सिर्फ इसलिए ताकि हमारे न्यूरॉन्स टेक्स्ट मैसेजेस भेजते रहें। द स्केल ऑफ दिस इज माइंड ब्लोइंग यार। सही बात है। ओके, तो सिग्नल एक्सॉन के लेंथ पर ट्रैवल करता हुआ एंड तक यानी सिनेप्टिक नॉब तक पहुंच गया। पर दूसरा न्यूरॉन तो फिजिकल टच में नहीं होता ना, ये सिग्नल गैप को कैसे क्रॉस करता है? इस जंक्शन को, जहां 2 न्यूरॉन्स इंटरैक्ट करते हैं, उसको साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स 2 वेरिएशंस में आते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स लिटरली एक दूसरे के इतने करीब होती हैं कि करंट डायरेक्ट एक से दूसरे में फ्लो कर जाता है। ओ, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। हाँ, ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है, पर ह्यूमन बॉडी में ऐसे साइनैप्सिस काफी रेयर होते हैं। तो ज्यादा कॉमन केमिकल साइनैप्सिस होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मतलब 2 कॉपर वायर्स को डायरेक्टली ट्विस्ट करके टेप लगा देना, करंट सीधा पास हो गया। सही एनालॉजी है। पर केमिकल सिनेप्स का मतलब है बीच में एक छोटी नदी आ गई है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब करंट डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, तो उस नदी को क्रॉस करने के लिए हमें बोट की जरूरत पड़ती है। और उस केमिकल बोट को ही हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचता है तो वहां मौजूद छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फट जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। एग्जैक्टली वो अपने अंदर स्टोर किए हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स को उस क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। ये केमिकल्स गैप क्रॉस करते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं। फिर वो रिसेप्टर्स नए आयन चैनल्स ओपन कर देते हैं एंड बूम, दूसरे न्यूरॉन में नया एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। द मैसेज इज सक्सेसफुली पास्ड। और ये नया सिग्नल एक्साइटेटरी भी हो सकता है या इनहिबिटरी भी, डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। अब नर्व इंपल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं ये हमने समझ लिया, तो अब उस कंट्रोल रूम की बात करते हैं जहां ये सारी प्रोसेसिंग होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, जो कि मेनली 2 स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एसेंशियली हमारी बॉडी का मेन प्रोसेसिंग सेंटर है, पर क्योंकि ये इतना डेलिकेट है, नेचर ने इसको स्कल के अंदर एक हाईली सिक्योर वॉल्ट में रखा है। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इसकी। और स्कल के ठीक नीचे ब्रेन डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, उसके ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। इन लेयर्स का सीक्वेंस ना स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। इसे याद रखने के लिए स्टूडेंट्स एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं, DAP। DAP, ओके। आउटर लेयर सबसे टफ और फाइब्रस होती है, ड्यूरा मैटर। उसके ठीक अंदर एक स्पाइडर वेब जैसी थिन और डेलिकेट लेयर होती है, अराक्नॉइड। और तीसरी और सबसे अंदर की लेयर जो डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू के सारे फोल्ड्स और ग्रूव्स के कांटेक्ट में रहती है, वो है पिया मैटर। इस प्रोटेक्शन के अंदर ब्रेन को एनाटॉमिकली 3 मेन रीजन्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर मैं स्ट्रिक्टली NCERT के स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को फॉलो करूं तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा पोर्शन है। इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। राइट। सेरेब्रम एक डीप क्लेफ्ट के थ्रू 2 आधे हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। लेकिन इन दोनों हाफ्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक डेटा केबल चाहिए होती है। उस थिक नर्व फाइबर ट्रैक को कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। अब सेरेब्रम के आउटर सरफेस को देखें तो उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। क्यों स्मूथ क्यों नहीं होता? इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फोल्ड्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। इस आउटर लेयर को अक्सर ग्रे मैटर बुलाया जाता है और इसके अंदर के हिस्से को
व्हाइट मैटर। और इस कलर डिफरेंस का रीजन उन न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में छुपा है जो हमने पहले डिस्कस किए थे। कॉर्टेक्स वाले रीजन में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, जो उस एरिया को एक ग्रेइश अपीयरेंस देती हैं। बिल्कुल। जबकि अंदर के हिस्से में उनके लॉन्ग एक्सॉन्स जा रहे होते हैं। क्योंकि एक्सॉन्स पर लिपिड रिच माइलिन शीट की कवरिंग होती है और माइलिन वाइट कलर का दिखता है, इसलिए अंदर वाला हिस्सा वाइट मैटर कहलाता है। सही समझा। कॉर्टेक्स में सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज और एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस लाइक मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी एसोसिएशंस हैंडल करते हैं। वाओ। सेरेब्रम जिस स्ट्रक्चर के चारों तरफ रैप होता है उसे थैलेमस कहते हैं। ये एक सेंट्रल रिले स्टेशन की तरह फंक्शन करता है जहां से सारे सेंसरी और मोटर सिग्नल्स फिल्टर होकर गुजरते हैं। और उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, जिसे बॉडी का अल्टीमेट थर्मोस्टैट कहा जाता है। हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, ये सब हाइपोथैलेमस स्ट्रिक्ट से रेगुलेट करता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब हमें बहुत गुस्सा आता है या एक्साइटमेंट होती है, वहां भी हाइपोथैलेमस का रोल होता है क्या? हाँ, वहां हाइपोथैलेमस अकेले काम नहीं करता। सेरेब्रम के इनर पार्ट्स जैसे एमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कहते हैं। अच्छा, तो ये मिलके इमोशंस हैंडल करते हैं। एग्जैक्टली। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम दोनों साथ मिलकर हमारे इमोशंस जैसे फियर, रेज, प्लेजर और सेक्सुअल बिहेवियर और मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। गॉट इट। फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, जो थैलेमस और हिंट ब्रेन के बीच में सैंडविच्ड होता है। आई थिंक इसका सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसके डॉर्सल साइड पर 4 राउंड स्वेलिंग्स हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। सही पकड़ा। फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन, जो आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू होता है। हिंड ब्रेन 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बनता है: पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला। इनका फंक्शन क्या होता है? पॉन्स में फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। यहाँ एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी होता है जो हमारी ब्रीदिंग को इन्फ्लुएंस करता है। और सेरेबेलम का? फिर है सेरेबेलम, जिसका सरफेस और भी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है ताकि और ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स वहां फिट हो सकें। ये प्राइमरी सेंटर है हमारी बॉडी बैलेंसिंग और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन का। और आखिर में मेड्यूला। तुम्हें पता है, मुझे मेड्यूला की वर्किंग काफी फैसिनेटिंग लगती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, हम कॉन्शियस तो नहीं होते कि हमें हर 3 सेकंड में सांस लेनी है, या हार्ट को बीट करना है, या पेट में डाइजेशन के एंजाइम्स रिलीज करने हैं। ये सारा बैकग्राउंड इनवॉलंटरी सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्चुअली मेड्यूला संभालता है। बिल्कुल। रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सेक्रीशंस। अगर मेड्यूला फेल हो गया तो बॉडी इंस्टेंट शटडाउन हो जाएगी। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला को कलेक्टिव रूप से ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ परमानेंटली लिंक करता है। सो सेंट्रल कंट्रोल रूम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस तो कर रहा है, लेकिन लेट्स से ब्रेन डिसाइड करता है कि मुझे इस सेशन को रिकॉर्ड करते वक्त अपने हाथ मूव करने हैं। तो वो सिग्नल मेरे हाथ की मसल्स तक एग्जैक्टली पहुंचता कैसे है? उस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी का हाईवे सिस्टम काम आता है, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस कहते हैं। ओके, हाईवे सिस्टम। पीएनएस उन सारी नर्व्स का कलेक्शन है जो ब्रेन यानी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइनल नर्व से निकलती हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। इन नर्व्स में 2 तरह के नर्व फाइबर्स चलते हैं, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स, जैसा हमने डेंड्राइट में देखा था, सिग्नल्स को ऑर्गन से जैसे स्किन या आई से वापस सीएनएस तक लाते हैं, यानी सेंसरी सिग्नल्स, राइट? सही बात है। और इफरेंट फाइबर्स सीएनएस की प्रोसेसिंग के बाद उसका कमांड वापस टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं, यानी मोटर कमांड्स। पर ये कमांड्स किस तरह के ऑर्गन को जा रहे हैं, इस बेसिस पर पीएनएस आगे फर्दर डिवाइड होता है ना? हाँ, पीएनएस के 2 डिविजन्स बनाए गए हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या एएनएस। सोमैटिक सिस्टम वो पाथवे है जिसमें सीएनएस डायरेक्टली हमारी वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स को कमांड भेजता है। जैसे मेरा हाथ मूव करना मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में था, तो वो सोमैटिक सिस्टम के थ्रू गया। प्रिसाइजली। और ऑटोनॉमिक सिस्टम उन बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए है जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सीएनएस सिग्नल्स हमारे स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी ऑर्गन जैसे हार्ट या इंटेस्टाइन्स तक ले जाना। और उस ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी आई थिंक 2 कन्फ्लिक्टिंग ब्रांचेस होती हैं जो एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हैं।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एग्जैक्टली इसको तुम कैसे याद रखती हो? I've always thought of them like a car. सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली गाड़ी का एक्सेलरेटर है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या इमरजेंसी होती है लाइक फाइट और फ्लाइट मोड, तो ये सिस्टम हार्ट रेट बढ़ा देता है, प्यूपिल्स डायलेट कर देता है और डाइजेशन रोक कर सारी एनर्जी मसल्स में भेज देता है। और ब्रेक कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गाड़ी का ब्रेक है। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है, डाइजेशन रिज्यूम करता है यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, और बॉडी को कंप्लीटली काम करता है। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड एएनएस। पर एक पीस अभी भी इस पजल का मिसिंग लग रहा है मुझे। आज के डीप डाइव की शुरुआत मैंने उस हॉट पैन वाले एग्जाम्पल से की थी। हाँ बिल्कुल। जब मैंने पैन को टच किया तो सिग्नल पहले मेरे हाथ से स्पाइनल कॉर्ड गया होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन गया होगा। ब्रेन ने प्रोसेस किया होगा कि ओह ये तो डेंजरसली गर्म है। फिर ब्रेन ने कमांड वापस स्पाइनल कॉर्ड भेजा होगा और वहां से मेरे हाथ के मसल को सिग्नल गया होगा कि पीछे हटो। अगर ये इतना लंबा लूप ट्रैवल हुआ तो मेरा हाथ बर्न होने से पहले इतनी तेजी से पीछे कैसे हट गया? यही तो ट्विस्ट है, क्योंकि उस स्पेसिफिक रिफ्लेक्स एक्शन ने ब्रेन तक जाने का लंबा रास्ता बाईपास कर दिया था। वेट, बाईपास कर दिया? हाँ, जब बॉडी किसी सडन एक्सट्रीम डेंजर को फेस करती है तो कॉन्शियस थॉट प्रोसेस बहुत स्लो साबित हो सकता है। इसलिए इस सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स की सारी प्रोसेसिंग स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही कंप्लीट कर दी जाती है। इस पूरे शॉर्टकट सर्किट को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप पाथवे कैसा दिखता है? सबसे पहले स्किन में मौजूद रिसेप्टर उस इंटेंस हीट को डिटेक्ट करता है। वहां से एफरेंट पाथवे यानी सेंसरी नर्व सिग्नल उठाता है और उसे स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल नर्व रूट के थ्रू अंदर ले जाता है। फिर वहां क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरन्यूरॉन्स तुरंत डेंजर रिकॉग्नाइज करते हैं और फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड में सिग्नल एफरेंट पाथवे यानी मोटर नर्व को पास कर देते हैं। एफरेंट नर्व वेंट्रल रूट से बाहर आती है और सीधे हाथ के इफेक्टर मसल को कमांड करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। हाँ, मतलब पेन का सेंसेशन तो उस रिफ्लेक्स होने के बाद ब्रेन तक पहुंचता है। ये सर्वाइवल के लिए कितना ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। लेकिन एक आखिरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेरा। मेरे रिसेप्टर्स को कैसे पता चला कि पैन कहाँ है? या अचानक हुई आवाज सुनकर मैं डर क्यों गई? हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्चुअल फिजिकल दुनिया को इलेक्ट्रिकल टेक्स्ट मैसेजेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? लेट्स टेक द आई एंड द ईयर। सेंस ऑर्गन्स ना बेसिकली बॉडी के एडवांस ट्रांसड्यूसर्स हैं। आंख यानी ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी वॉल 3 डिस्टिंक्ट लेयर से बनी होती है। ओके, 3 लेयर्स। सबसे आउटर लेयर बहुत टफ फाइबरस टिश्यू की बनी होती है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। आंख के आगे का जो ट्रांसपेरेंट बल्ज वाला हिस्सा हमें दिखता है वही कॉर्निया है जो स्क्लेरा का ही कंटिन्यूएशन है। फिर मिडिल लेयर ब्लूइश कलर की होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इसे कोरॉइड कहते हैं, राइट? सही बात है। आगे की तरफ जाकर ये कोरॉइड थिक हो जाती है और सिलेरी बॉडी बनाती है। यही सिलेरी बॉडी आगे एक्सटेंड होकर एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आइरिस कहते हैं। ओह, वही आइरिस जो किसी इंसान की आंखों का स्पेसिफिक कलर डिफाइन करता है। और आइरिस के ठीक सेंटर में एक ओपनिंग होती है जहां से लाइट अंदर आती है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। बिल्कुल। और सबसे इनर लेयर जहां लाइट एक्चुअली स्ट्राइक करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है वो है रेटिना। रेटिना के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर होती है, रॉड्स और कोन्स। जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रॉड्स एक पुराने जमाने के हाईली सेंसिटिव ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा सेंसर्स हैं। इनमें रोडोप्सिन प्रोटीन होता है और ये रात में या डिम लाइट में देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, यानी स्कोटोपिक विजन। परफेक्ट कंपैरिजन। जबकि कोन्स मॉडर्न 4K कलर सेंसर्स हैं। इनमें ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्राइट डे लाइट यानी फोटोपिक विजन और रेड ग्रीन ब्लू कलर्स को डिस्टिंक्ट तरीके से प्रोसेस करती हैं। एकदम सही। रेटिना पर एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट ऐसा है जहां ऑप्टिक नर्व आंख से डायरेक्टली बाहर निकलकर ब्रेन की तरफ जाती है और ब्लड वेसल्स अंदर आती हैं। उस एग्जिट पॉइंट पर क्या होता है? उस स्पेसिफिक एग्जिट पॉइंट पर कोई रॉड्स या कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वहां विजन का कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट के ठीक लैटरल साइड में एक छोटा सा येलोइश पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। इसके सेंटर में एक डीप पिट होती है जिसे फोविया कहते हैं। राइट। और फोविया की खासियत क्या है पता है? क्या? वहां सिर्फ और सिर्फ
कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं, वहां एक भी रॉड सेल नहीं होता। और इसीलिए आई गेस फोविया वही जगह है जहां पर हमारी विजुअल रेजोल्यूशन या डिटेल देखने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा शार्प होती है। चलो अब आवाज की तरफ चलते हैं। ईयर के बेसिकली 2 टोटली अलग फंक्शंस होते हैं ना, एक तो ऑफ कोर्स हियरिंग और दूसरा बॉडी का मैकेनिकल बैलेंस मेंटेन करना। हाँ, बैलेंस भी ईयर का ही काम है। ईयर को हम टेक्निकली 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में बाहर का पिना आता है जो साउंड वेव्स को हवा में से कलेक्ट करके एक फनल की तरह ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। और कैनाल के एंड में क्या होता है? कैनाल के एंड में एक पतली झिल्ली होती है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या आम भाषा में ईयर ड्रम कहते हैं। यहाँ से मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। मिडिल ईयर एक छोटी सी एयर फिल्ड कैविटी है जिसमें बॉडी की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये एक चेन की तरह आपस में जुड़ी होती हैं। तो जब साउंड हिट करता है तब क्या होता है? जब साउंड आती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेशन इन ऑसिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है और ये हड्डियां उस वाइब्रेशन के फोर्स को एक्सटेंसिवली एम्पलीफाई कर देती हैं और उसे इनर ईयर के ओवल विंडो तक पहुंचाती हैं। और एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर में बनता है जिसे लैबिरिंथ कहते हैं। लैबिरिंथ का जो स्पाइरल या घुमावदार हिस्सा है वो कॉक्लिया कहलाता है, जो स्ट्रिक्टली हियरिंग के लिए असाइंड है। सही जा रही हो, आगे बताओ। कॉक्लिया की बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉटी बैठा होता है जिसमें हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स ही ओरिजिनल ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं जो वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। और इनर ईयर का जो सुपीरियर पोर्शन बचा उसे वेस्टिबुलर apparatus कहते हैं। ये स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हमारा बॉडी बैलेंस रेगुलेट करता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और ओट्रोलिथ ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें 2 पार्ट आते हैं, सैक्यूल और यूट्रिकल, जिनकी प्रोजेक्टिंग रिज को मैक्यूला कहते हैं। और इसमें सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट मुझे ये लगता है कि इस apparatus के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के माइक्रोस्कोपिकली छोटे क्रिस्टल्स यानी लिटरल पत्थर मौजूद होते हैं जिन्हें ऑटोलिथ्स कहते हैं। हाँ, लिटरल पत्थर। हाँ, और जैसे ही हम अपना सर टिल्ट करते हैं या गाड़ी अचानक एक्सेलरेट होती है, ग्रेविटी के असर से ये फ्लूइड और उसमें तैरते हुए ये ऑटोलिथ्स मूव करते हैं। उनका मूवमेंट अंदर के हेयर सेल्स को मैकेनिकली बेंड करता है और उससे अचानक नर्व इंपल्स फायर होती है, जो वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू तुरंत सेरेबेलम में जाती है और हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करके हमें गिरने से बचा लेती है। तो कोई कहे कि तुम्हारे कान में पत्थर हैं, तो साइंटिफिक सेंस में वो एक्चुअल में बिल्कुल सही है। अनबिलीवेबल। फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का हमारा डीप डाइव एक मैराथन से कम नहीं था। हमने न्यूरॉन की एनाटॉमी और उस वायर पर एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल मिरेकल समझा। बिल्कुल, बहुत कुछ कवर किया। हमने नोकिया 321 पंप को क्लोजली स्टडी किया, सिनेप्स के गैप को न्यूरोट्रांसमीटर की बोट से क्रॉस किया और फाइनली ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक्सेलरेटर और ब्रेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन की लाइटनिंग स्पीड और सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से अनपैक किया। ये ह्यूमन बायोलॉजी के सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स हैं तुम लोगों के लिए। अगर कॉन्सेप्ट्स विजुलाइज हो गए हैं ना, तो एनसीईआरटी की लाइंस रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोग सॉलिड ट्रैक पर हो। बस इसी परसिस्टेंस और स्मार्ट रिविजन से तुम डेफिनेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का गेट क्रॉस कर लोगे। पर सुनो, सेशन को क्लोज करने से पहले मैं तुम सबके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ट्रिगर करना चाहता हूं। आज हमने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कितना फास्ट होता है, पर अब एक स्लाइटली डिफरेंट थ्रेट लेवल अज्यूम करो। ओके, डॉग चेज वाला। हाँ, इमेजिन करो तुम सड़क पर अकेले जा रहे हो और अचानक तुम्हारे पीछे एक वाइल्ड डॉग पड़ जाए। ये एक इंटेंस इमरजेंसी स्ट्रेस सिचुएशन है। ऐसे में तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट और फ्लाइट मोड डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन से इमीडिएट चेंजेस और मैकेनिज्म्स ट्रिगर करेगा जो टेक्निकली उस वक्त तुम्हारी जान बचा सकते हैं। क्या जबरदस्त प्रैक्टिकली अप्लाइड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्रेन लगाओ और अपने डिटेल्ड जवाबों को कमेंट्स में जरूर शेयर करो। ऐसे रिकॉल से ही एक्चुअल लर्निंग परमानेंटली लॉक होती है। कीप हसलिंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।